हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग फिर से एक बार सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पैडागोजी से रिलेटेड रहेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके फ्यूचर एग्जाम में आने वाले हैं। आप अपने नंबर मैच भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। देखिए, सीटेट के एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत महत्व रहता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको एक बार में ही समझना है और अपने दिमाग में उतार लेना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता ने बच्चे से कहा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्यों रोने लगते हो लड़कियों की तरीका। तो उसका मतलब है पिता ने लैंगिक तरीके से भेदभाव किया है। तुरंत आपको समझना है और तुरंत आंसर देना है। आंसर क्या क्या है? लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को। ये सारे तीन आंसर एक जैसे हैं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को बढ़ाता है, दर्शाता है, ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो हम लोग इसी में तुरंत टिक लगाएंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हम लोगों का, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील मतलब जो बढ़ रही हो, जिसमें सब लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसके अलावा जो आंसर दिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, एक ही जैसा पाठ्यक्रम, कोई अन्य तरीका नहीं अपनाना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बच्चों में करने की बजाय, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे, आप खुद को लेके सोचिए, तो आप क्या करेंगे? कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं चीजों को, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों का मन लगे। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करेंगे, जिससे बच्चा अपनी बात कह सके, अपनी बात बोल सके। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस टाइम नहीं लगाना है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है? तो अगर आपने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे इसका आंसर। तो अध्यापिका क्या कर रही है, क्या, क्यों, कैसे, ये संकेत देना चाह रही है। तो बच्चे कैसे समझते हैं इसे देखिए। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित, निष्प्रेरित कर रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निष्प्रेरित क्यों करेगी? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। थर्ड है, छात्रों के प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियों को पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। पहला और अ, चौथा ये तो गलत हो गए। अगर आपने बायोगोस्की को पढ़ा है, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि छात्रों में प्रत्याहार निकास या प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत आप इंग्लिश सेक्शन में देख सकते हैं उसका मीनिंग, काज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट। तो उससे क्या करेगी, जो विड्रॉल मतलब उनका दिमाग जहां भटक जाता है, उसे एक जगह लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का सामाजिकरण की बात हो रही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं बर्बाद करना है दोस्तों। सिंपल सी बात है, परिवार पहला है और विद्यालय दूसरा है। पहला आंसर सही दिख रहा है, मैं उसी में टिक लगा दूंगा। टाइम को आपको बचाना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत सबको पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये क्या दर्शाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बुद्धि लब्धि खाली एमसीक्यू से नापी जाए। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता के निर्धारित करती है। अगर बच्चा मैथ में अच्छा है तो वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि बुद्धिमत्ता कई तरीके की होती है, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं होती। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से आपको आंसर देने, बहुत सिंपल है। आगे लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्हें आप सब ने पढ़ा है, के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना
क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर है प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो अगर कोई और कह रहा है कि ये काम बड़ा अच्छा तुमने करा, बच्चों से कह दिया जाता तो बच्चे और उसे करते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रथागत प्रक्रिया है, पहले से चली आ रही है। ऐसा मतलब बच्चे करते ही हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा काम करा तो बच्चे और उसे करेंगे। तो ये कन्वेंशनल है, मतलब प्रथागत जो चली आ रही है। आगे क्वेश्चन आता है, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ये तो बहुत बार आया क्वेश्चन है। सांस्कृतिक उपकरणों का, गुणारोपण का, अभिप्रेरण क्या या संतुलीकरण का। तो पूछा क्या गया, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक। जाहिर सी बात, अगर सामाजिक सांस्कृतिक आएगा तो वहां पे सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया जाएगा। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को डायसेक्ट के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञात्मक संरचना, ये आप जानते ही हैं। संज्ञात्मक संरचना माने क्या होता है कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। कॉग्निटिव माने सोचने की शक्ति। तो जीन पियाजे इसे कैसे वर्णित करते हैं? तो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक उपकरणों से, उद्दीपक अनुक्रिया से, विकास का समीपस्थ से या स्कीमा मनोबन से। तो ये बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, जीन पियाजे जहां भी आ जाए वहां पे हम लोगों को स्कीमा मनोबन लगा देना है। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो दोस्तों पहले आप जरा इसे क्वेश्चन को समझिए, फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है पहले अमूर्त सोच का विकास, फिर सेकंड है विचार सोच में केंद्रीकरण, थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक सोच या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल ये स्टेजेस तो आपने सारी पढ़ी होंगी कि पूर्व संक्रियात्मक और संक्रियात्मक, ये सब अवस्था पढ़ी होगी। लेकिन इसमें पूर्व संक्रियात्मक को पूछा गया है तो उसमें हम लोगों का रहेगा विचार सोच में केंद्रीकरण। जो बच्चे होते हैं पूर्व संक्रियात्मक क्रिया में, जो विचार होते हैं, जो सोचने की क्षमता होती है, उसमें केंद्रीकरण करते हैं, उसी में फोकस करते हैं। आगे क्या है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए एक समान होती है। ऐसा क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। क्या विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसी से विकास होता है? नहीं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है? ऐसा भी नहीं है। विकास तो निरंतर चलता रहता है। अगर आप बड़े हो गए, शारीरिक नहीं होगा तो मानसिक तो होगा। विकास बहुआयामी होता है। विकास कई तरीके से होता है, कई तरीके से बढ़ता है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म में बच्चा है तो क्या करेगा? सबसे पहले आप ये बताइए। पहले संवेदिक करेगा, संवेदनाओं से सीखेगा बच्चा। पहले ही ऐसा तो है नहीं कि वो अमूर्त तो कतई नहीं कर सकता कि अपने मन में सोच ले कि ये चीज ऐसी होगी। मूर्त देख के भी चीजों को जल्दी नहीं समझ पाता बच्चा, बहुत छोटा होता है। अमूर्त फिर नहीं कर पाएगा। तो पहले क्या, संवेदनाओं से सीखता। कोई गर्म लगी, कोई चीज ठंडी लगी, फिर मूर्त में जाता है और फिर अमूर्त में जाता है। ये भी बहुत सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अब जाहिर सी बात, एक अगर अच्छी कक्षा है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या क्या दिया गया है? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर अध्यापक के पक्ष पे असफलता, दोनों नहीं हो सकते। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता के आधार पर कि 10 बच्चे बहुत अच्छे, उनका एक समूह बना दो, बीच वालों का, एवरेज बच्चों का अलग बना दो, या बेकार बच्चों का अलग, ऐसा तो फिर सब बेकार हो जाएंगे। या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यही आंसर सही होगा कि उनकी जो प्रक्रिया है उसकी कैसे परियोजना बनाएंगे हम लोग, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। भाई समावेशी कक्षा मीन्स सबको मिला के चलने वाली कक्षा। प्रदर्शन अभिमुखी हूँ लक्ष्यों या प्रदर्शन दिखाने में जोर होना चाहिए, नहीं भाई।
अभिवेदी, समरूपी निर्देशों, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। सामाजिक पहचान जैसे है छात्रों की कि कोई किसी वर्ग से आ रहा, कोई किसी वर्ग से आ रहा, तो उस हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दो, ऐसा तो नहीं। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। यही आंसर सही लग रहा है आपको? सिंपल सी बात है, तो यही आंसर सही होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जो क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, जो 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? अब दिव्यांगजन बच्चों के लिए आप कौन सी शब्दावली का यूज करेंगे? मंदित छात्र हैं ये, ऐसे तो नहीं करेंगे। विकलांग छात्र, मतलब किसी से कह भी देंगे तो बड़ा इलॉजिकल लगेगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप सोचिए और बताइए कि आप इसके लिए क्या करेंगे, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। सोच लिया? आ, मंदित छात्र नहीं कर सकते, विकलांग छात्र नहीं कह सकते, छात्र जिसका असक्त शरीर है। अगर ये तीनों बोलेंगे तो छात्र को हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। सिंपल सी बात है। आगे का क्वेश्चन आता है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इन चीजों पे बड़ा ध्यान कर देना, क्योंकि हम लोग नहीं को भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम लोग गलत कराते हैं, फिर एग्जाम से बाहर आके रोना चालू कर देते हैं। तो इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते अगर कोई छात्र हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? द्रव्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को देख के नहीं समझ में आ रहा, सुनाइए, सुन के नहीं समझ में आ रहा, दिखाइए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मनोरंजक बनाना चाहिए पढ़ाई को। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, या फिर वो तो बिल्कुल ही करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। अब जटिल का करेंगे, बच्चा पहले से ही परेशान है, उसे जटिल कर करके और परेशान करेंगे तो जाहिर सी बात बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर ये नहीं करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सर्जनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो कम परिज्ञानता, या बोधगम्यता, या अपसारी चेतन, या फिर अति सक्रियता, या असतर्कता। इसका क्या है सर्जनात्मक का कर? तो दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन आए, आप तुरंत इंग्लिश सेक्शन में जाइए, देखिए डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी माने क्या होता है? कुछ नया कर दिखाना, कुछ नया बनाना। उसका प्राइमरी आइडेंटिफाइंग क्या है, कि मतलब कैसे पता चलेगा बच्चा क्रिएटिव है? लो कॉम्प्रिहेंशन से, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या फिर हाइपर एक्टिविटी से, या फिर इनअटेंटिवनेस से। इनअटेंटिवनेस माने होता है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहा है, लो कॉम्प्रिहेंशन कम समझ पा रहा है, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग माने होता है बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है, नई नई चीजें सोच के ला रहा है। तो वे प्राइमरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रिएटिविटी को? जब बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग तरीके से सोचेगा बच्चा। तो आपको अगर हिंदी में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत आप इंग्लिश में भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, टाइम का जरूर ध्यान रखिए। आगे क्या है? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अगर बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए कि हटाओ इन चीजों को, अलग अलग आ रहे हैं तो आने दो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलों का इस्तेमाल। अब बच्चे अलग अलग हैं और अब एक तरीके से सबका आकलन कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध या धारणाओं को मजबूर करते हैं, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, कि बच्चे अगर अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग पृष्ठभूमि से चीजें टीचर को सीखनी चाहिए और बच्चों को बतानी चाहिए। आगे क्या है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताएं क्या होती हैं, कि समस्या को समाधान करने की बच्चों की कितनी क्षमता है, उसे किस प्रकार सुसाध्य और अच्छा करा जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। सिंपल सी बात है कि ये तीन क्वेश्चन तो नहीं होंगे। तो क्या होगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके,
या फिर विद्यार्थियों में डर पैदा करके, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। अटल प्रक्रिया करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया से बच्चे गलत कर सकते हैं, सबके अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देंगे हम लोग, तब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम मतलब बच्चों का पढ़ाई में मन लगता रहे, ऐसे कैसे करेंगे? बच्चों के दिमाग में क्या डालेंगे कि बच्चों को पढ़ाई में मन लगना लगे? बच्चों को दंड देके देंगे, मतलब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो फिर पढ़ाई में मन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देंगे, ऐसे लक्ष्यों को जोड़ देंगे जिसका कोई मायने ही नहीं, मतलब ही नहीं है। आगे बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देंगे। अब भाई अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाना, पनिश तो कर नहीं सकते। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, जिसमें मास्टरी है उस पे गोल में फोकस करेंगे नहीं। गिविंग वेरी इजी टास्क टू द चिल्ड्रन, या फिर फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, याद करने पर जोर देंगे। तो क्या करेंगे? बच्चों को बहुत आसान का क्रियाकलाप देंगे जिससे बच्चों का मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे। आगे गया शर्मिंदगी, क्या उससे क्या समझते हैं आप? का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान मतलब समझ से कोई संबंध नहीं। शर्मिंदगी अगर होती है तो उसे उसकी समझ से ना जोड़ा जाए। आगे दूसरा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर शर्मिंदगी होगी, बच्चे को अगर शर्मिंदा करेंगे तो उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसकी समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या फिर बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावकारी है। बच्चों को सुबह आते आते 2-3 दमाचे लगाओ, डांटो, बहुत लाभकारी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बार बार ऐसा करना चाहिए। दिन में एक क्लास 30 मिनट की है तो उसमें 20 बार उन्हें शर्मिंदा कर दो, तो बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अगर शर्मिंदा करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। आगे निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम करना है, पढ़ाना है, सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा आपको समझ में आ रहा है? बताइए। विषय वस्तु को यंत्रवत याद कर लो, जैसा है वैसा याद कर लो, दिमाग ना लगाओ। या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजो। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बीच में कैसे संबंध खोजा जाए, आप अपने उदाहरण खुद बनाइए, बच्चों से कहेंगे। या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करो, जैसा बताया जा रहा है उसे पढ़ लो, कुछ विश्लेषण ना करो उस पर, या फिर अनुकरण नकल करो, जो लिखवाया बोर्ड में लिख लो और सो जाओ क्लास में। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जो भी आप सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में बच्चे संबंध खोजें। आगे, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्यों अध्यापिका को एक कार्यकलाप दिया जाता है, उसमें छात्रों की त्रुटियां मतलब कमियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। जिस बच्चे ने अच्छा करा उसे कुछ ना करो, जिस बच्चे ने बुरा करा उसे पीट डालो। या फिर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर बच्चों की कमियां समझेंगे तो उससे अर्थ निकालेंगे कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, उससे सुधार करेंगे। सेकेंड नंबर का मतलब ये है। इसके बाद इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। या फिर त्रुटियां बच्चों की निकाल के अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये अच्छे बच्चे, ये खराब बच्चे। या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होता है, कि खाली गलतियां निकालेंगे और उसके आधार पर बच्चों में सुधार करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। मतलब त्रुटियां निकालेंगे, बच्चे अगर त्रुटि करेंगे तो उसे हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये आंसर सही है। आगे देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं जब, कब कठिनाइयां होती हैं बच्चों को सीखने में? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सूचना देंगे। या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। अगर आंतरिक रूप से विप्रेरित हो तब कठिनाइयाँ होंगी। या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब होंगी। या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए तब होंगी। अगर आप सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में करके प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे जाहिर सी बात कंफ्यूज होंगे। तो इस काम को ना करा जाए। आंतरिक रूप से बच्चे अभिप्रेरित होंगे, खुद पढ़ने का मन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा, मतलब सामाजिक एग्जाम्पल देके आप बताएंगे बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करा जाएगा। एक क्वेश्चन के मल्टीपल एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
तो अगर अलग-अलग आप टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो फिर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि पहले क्या पढ़ाया था टीचर ने, अब क्या पढ़ाया। अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन-सी है? सर्वोच्चतम अवस्था पूछा गया है। तो यहाँ पे उच्च उत्तेजना, उच्च भय, तो जो भय वाले हैं उन्हें तो पहले ही हटा दीजिए। उसके बाद संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, या फिर कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, बच्चों में एक्साइटमेंट तो होना चाहिए पढ़ने के लिए, और भय कोई नहीं होना चाहिए। भय होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आगे क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगर अधिगम चल रहा है तो बच्चे अगर सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो वो पढ़ कैसे पाएंगे। आगे, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? सिंपल सी बात है कि योग्यता जो है वो सुधार है, योग्यता में सुधार करा जा सकता है, यही अधिगम की धारणा उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करती है? संकल्पनात्मक समझ मतलब बच्चों की जो सोच है उसमें कौन सी चीज बढ़ाती है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो अगर बच्चों में अन्वेषण करेंगे, संवाद करेंगे, बच्चे बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। आगे देखते हैं, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बड़ी ध्यान से देखना कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है कि शायना स्वयं से बात करती है? तो क्या है ये? संज्ञात्मक परिपक्वता है, परिपक्व नहीं है, पागल है, खुद से बात कर रही, या स्वनियमन है, या फिर आत्म केंद्रिता है, या फिर मनोवैज्ञानिक विकार है, वो बीमार है, या स्वनियमन है, या फिर आत्म केंद्रिता है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं? ये आत्म केंद्रिता है। बच्चा खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, खुद के ऊपर केंद्रित है। आगे देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम लोग एग्जाम लेते हैं उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, या फिर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार विवरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो सिंपल सी बात है, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना कि उन्हें किस चीज की कमी है, क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या समझाना है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। सिंपल सी बात है, दोनों पे। आनुवांशिक भी बहुत बड़ा मैटर है और पर्यावरण जिस बच्चे माहौल में बच्चा रह रहा है वो भी बहुत बड़ा मैटर है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और आपको समझना है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और नोटिफिकेशन मिलते हैं, और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।